नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। वाणिज्य वर्ग के सेकंड पेपर के लिए विनिमय बिल, टॉपिक का नाम है विनिमय बिल। विनिमय बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब व्यापारी द्वारा माल का उधार विक्रय किया जाता है तो पैसा समय पर मिल जाए और एक हमारे पास कुछ कानूनी प्रलेख भी हो कि हमारे उधार खरीदने वाले उस व्यक्ति के द्वारा अगर पेमेंट नहीं दिया जाता है तो हम उस पर कुछ वाद भी दायर कर सके, ऐसा प्रूफ भी हमारे हो जाए, ये सारा का सारा विनिमय बिल के अंदर शामिल किया जाता है। विनिमय बिल विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार एक ऐसा प्रलेख होता है जो शर्त रहित, लिखित, आज्ञा सहित एवं हस्तांतरित होता है, जिसमें लेखक के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति या उस स्वयं को एक निश्चित अवधि के बाद में राशि भुगतान कर दी जाए। यानी कहने का मतलब ये है, भारतीय विनिमय साध्य विलेख विनिमय साध्य विलेख विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के सेक्शन 5 धारा 5 ये कहती है कि विनिमय साध्य विलेख एक शर्त रहित, मेन पॉइंट देखिएगा इसके, शर्त रहित आज्ञा सहित, शर्त रहित आज्ञा सहित लिखित एवं हस्तांतरित, लिखित एवं हस्तांतरित, हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एवं हस्तांतरित ऐसा प्रलेख है जिसमें स्वीकारकर्ता द्वारा एक निश्चित तिथि के बाद, निश्चित तिथि के बाद लेखक को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को स्वीकारकर्ता राशि का भुगतान कर दे। या तो किसको पेमेंट करे, लेखक को, या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान कर दे। तो ध्यान से देखिएगा, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के धारा 5 में आपको कहा गया है कि विनिमय जो बिल होता है वो शर्त रहित होता है, यानी अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल। इस पर आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हैं। अनकंडीशनल यानी कोई आप कंडीशन नहीं डाल सकते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये हो जाएगा या ये कर देंगे, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हैं। अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल। आज्ञा सहित होता है,
विनिमय साध्य विलेख के अंदर जो बिल लिखने वाला व्यक्ति होता है वो बिल स्वीकार करने वाले को आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो ये आज्ञा सहित होता है, लिखित में होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को बिल लिखना है वो एकदम रिटर्न में होना चाहिए, उसके निश्चित प्रारूप में होना चाहिए। हस्तांतरित का मतलब बिल को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेखक चाहे तो अपने पास रख सकता है या चाहे तो किसी अन्य या तीसरे पक्षकार को ट्रांसफर कर सकता है। और ये ऑर्डर देता है स्वीकार करने वाले व्यक्ति को कि निश्चित तिथि के बाद में या तो उसको स्वयं को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को राशि का भुगतान कर दे। ये विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के धारा 5 के अनुसार। परिभाषा के बाद अब देखते हैं कि इसकी पार्टियां कितनी होती है विनिमय साध्य विलेख की। पक्षकार या पार्टी, विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार या पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय साध्य विलेख के 3 पक्षकार होते हैं। नंबर 1 लेखक, नंबर 2 स्वीकारकर्ता, नंबर 2 स्वीकारकर्ता और नंबर 3 प्राप्तकर्ता। विनिमय साध्य विलेख के 3 पक्षकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला पक्षकार होता है लेखक। जो व्यक्ति बिल को लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं। और बिल को लिखने वाला व्यक्ति विक्रेता होता है, सेलर होता है, जिसका दूसरा नाम क्रेडिटर, लेनदार भी होता है। यानी जो व्यक्ति बिल को लिखेगा वो माल का विक्रेता होता है, माल बेचने वाला होता है। तो ये पहला पक्षकार हो गया आपका विनिमय बिल का, लेखक। और लेखक को हम इंग्लिश में ड्रोवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रोवर बोलेंगे। दूसरा हमारा विनिमय बिल का पक्षकार होता है स्वीकारकर्ता, जिसको हम बोलते हैं ड्रोवी या एक्सेप्टर। ड्रोवी या एक्सेप्टर। विनिमय बिल का दूसरा पक्षकार होता है ड्रोवी या एक्सेप्टर। वह व्यक्ति जो बिल में लिखी हुई राशि और तिथि को स्वीकार करता है कि मुझे मंजूर है, इतने टाइम के बाद में मैं पेमेंट दे दूंगा, वो स्वीकारकर्ता कहलाता है। और स्वीकारकर्ता क्रेता होता है, जिसका दूसरा नाम देनदार भी होता है। यानी जो माल क्रय करता है वो बिल को स्वीकार करता है। तीसरा पक्षकार प्राप्तकर्ता, जिसे हम पेयी बोलते हैं। प्राप्तकर्ता यानी पेयी। प्राप्तकर्ता लेखक हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें इसमें। प्राप्तकर्ता के अर्थ की हम बात करें तो वह व्यक्ति जिसको बिल की राशि निश्चित तिथि के बाद में प्राप्त होती है उसको हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो ये प्राप्तकर्ता लेखक भी हो सकता है या कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है। तो प्राप्तकर्ता आपका बदल भी सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। एक बिल का लेखक है अलीशा, बिल को लिखने वाली है अलीशा, जिसका दूसरा नाम है सेलर, जो माल बेच रही है। अलीशा ने माल बेचा, गुड्स सोल्ड बाय अलीशा टू, अलीशा ने भावना को माल बेचा। भावना, अलीशा ने भावना को माल बेचा। तो ये अलीशा तो कौन है? ड्रोवर है, क्योंकि ये सेलर है, विक्रेता है, और बिल को लिखने वाली है। तो अलीशा तो क्या होगी? ड्रोवर होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रोवर बोलेंगे। इसने बिल ड्रॉ किया है इसलिए इसका नाम क्या है? ड्रोवर है। ठीक है जी। और ये सेलर भी है। और मान लेते हैं कि ये 10,000 रुपये का बिल है। 10,000 रुपये की अमाउंट का एक बिल है। 10,000 रुपये के अमाउंट का बिल है। भावना ने इस बिल को चेक कर लिया अच्छे से, उस पर 10,000 रुपये लिखे हुए हैं। और मान लेते हैं ये 2 महीने का है, 2 मंथ का है। तो भावना ने चेक भी कर लिया कि 2 महीने की अवधि है। उसके बाद में उस पर सिग्नेचर कर दिए, अपने साइन कर दिए। तो भावना ने उस बिल को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गई ड्रोवी या एक्सेप्टर। क्या हो गई? ड्रोवी या एक्सेप्टर।
तो ये ड्रोवर अलीसा है और भावना क्या है, ड्रोवी है। अब जब तक कोई परिस्थिति नहीं हो, अलग कुछ भी नहीं कहे, तो 2 महीने के बाद में भावना भुगतान किसको करेगी, अलीसा को करेगी 10,000 रुपए का। तो इस स्थिति में लेखक भी भावना थी और प्राप्तकर्ता भी भावना हो जाएगी। तो यानी लेखक और पेयी दोनों एक बन जाते हैं, ड्रोवर और पेयी दोनों एक ही बन जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अपन घुमा देते हैं। अब अलीशा का एक क्रेटर है, एक क्रेटर है कामना। कामना जो पैसे मांगती है अलीशा के अंदर, अलीशा ने बिल उसका स्वीकार कर रखा है और उसकी अमाउंट भी 10,000 रुपए है। तो अलीशा ने भावना से कहा कि भाई पेमेंट आप मुझे मत देना, निश्चित तिथि के बाद में पेमेंट मुझे मत देना, आप पेमेंट किसको दे देना, कामना को दे देना। ये बोल दिया किसने, अलीशा ने भावना को बोल दिया। अब इसका मतलब भावना 2 महीने के बाद में पेमेंट किसको देगी, कामना को पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे पेई कौन बन जाएगी, कामना बन जाएगी। तो पेई अलग हो जाएगी यहाँ पे, तो 3 अलग अलग पक्षकार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विनिमय बिल के 3 पक्षकार होते हैं, नंबर 1 लेखक, नंबर 2 स्वीकारकर्ता और नंबर 3 प्राप्तकर्ता। लेखक जो बिल को लिखता है यानी वो विक्रेता होता है और उसका तीसरा नाम आपका लेनदार होता है। स्वीकारकर्ता जिसको हम ड्रोवी बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, जो बिल को स्वीकार करता है, बिल में लिखी हुई बातें उसको स्वीकार होती है। पेई यानी प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसको बिल की राशि प्राप्त होती है, वो लेखक हो भी सकता है और नहीं भी। जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा कि पहली स्थिति में अगर अलीशा पेमेंट लेती है तो लेखक और पेई यानी प्राप्तकर्ता दोनों अलीशा ही हो जाती है, और दूसरी स्थिति अलीशा चाहती है कि वो पेमेंट भावना वाला कामना ले, तो अलीशा ने अपना बिल किसको दे दिया, कामना को दे दिया। तो भावना पेमेंट करेगी अब कामना को, तो अब ये कामना क्या बन जाएगी, प्राप्तकर्ता बन जाएगी। तो ये विनिमय बिल के 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, स्वीकारकर्ता और प्राप्तकर्ता। ठीक है जी, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि विनिमय बिल जो है उसके अर्थ की बात कर ली हमने, इसके पक्षकारों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि विनिमय बिल के प्रकार कितने होते हैं। विनिमय बिल के प्रकार, विनिमय बिल के प्रकार, विनिमय बिल के प्रकार। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल के हम प्रकार देख रहे हैं। देखो विनिमय बिल के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन सब को हम शॉर्टली देख रहे हैं। प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पे विनिमय बिल के जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं व्यापारिक बिल और दूसरे होते हैं सहायतार्थ बिल। पहले व्यापारिक बिल और दूसरे जो बिल होते हैं वो होते हैं सहायतार्थ बिल। सहायतार्थ बिल ये जो प्रकार है आपका प्रकृति के आधार पे है, नेचर के आधार पे है। व्यापारिक बिल का मतलब ये होता है वे बिल जिसमें माल का क्रय विक्रय किया जाता है और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लिखे जाते हैं, उनको हम व्यापारिक बिल कहते हैं। वे बिल जिसमें माल का क्रय विक्रय होता है और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लिखे जाते हैं वो व्यापारिक बिल होते हैं। सहायतार्थ बिल जिसको हम अकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं, सहायतार्थ बिल, अकोमोडेशन बिल जिनको बोलते हैं, इसमें माल का क्रय विक्रय नहीं होता है। सहायतार्थ बिल में माल का क्रय विक्रय नहीं होता है, केवल व्यापारी अपने एक दूसरे की सहायता के लिए इस बिल को लिखा जाता है, तो ये सहायतार्थ बिल कहलाते हैं। तो ये प्रकृति के आधार पे हमारे विनिमय बिल का हमने प्रकार देखा। दूसरा हम देखते हैं समय के आधार पर, टाइम के बेस पर, टाइम बेस पे। एक तो होता है दर्शनी या मांग बिल, दर्शनी बिल जिसका दूसरा नाम होता है मांग बिल, और दूसरा होता है मियादी बिल, मियादी बिल, टेन्यूर बिल, दर्शनी साइट बिल।
समय के आधार पर। दर्शनी बिल या मांग बिल का अर्थ ये होता है कि जैसे ही बिल का राशि का भुगतान की मांग की जाती है उसी टाइम उसका पेमेंट देना पड़ता है, वो आपका दर्शनी या मांग बिल होता है। दूसरा मियादी बिल। मियादी बिल की एक निश्चित तिथि होती है, तो निश्चित तिथि के बाद में जो पेमेंट किया जाता है बिल की राशि का उसको हम मियादी बिल या टेन्योर बिल बोलते हैं। ठीक है जी। तीसरा हम देखते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर हम बिल को देखें तो एक तो होता है देशी बिल और दूसरा होता है विदेशी बिल। देशी और विदेशी बिल। क्षेत्र का मतलब भौगोलिक सीमा से मतलब है यहाँ पे। देशी बिल का मतलब भी होता है ऐसे बिल जिनको एक देश की सीमाओं के भीतर लिखा एवं स्वीकार किया जाता है। एक देश की सीमाओं के भीतर लिखा और स्वीकार किया जाता है, वे देशी बिल कहलाते हैं। दूसरा विदेशी बिल। ऐसे बिल जिनको एक देश के सीमा के भीतर लिखा जाता है और दूसरे देश के अंदर स्वीकार किया जाता है, वे विदेशी बिल कहलाते हैं। यानी लिखे तो कहीं पे जाते हैं और स्वीकार दूसरी जगह पे किए जाते हैं, दूसरे देश की सीमा के अंदर किए जाते हैं, वे विदेशी बिल कहलाते हैं। ठीक है जी। तो हमने प्रकृति के आधार पे, समय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, और चौथा हम आधार देख रहे हैं संपत्ति एवं दायित्व के आधार पे। संपत्ति एवं दायित्व के आधार पे किस तरह से विभाजित करते हैं। संपत्ति एवं दायित्व के आधार पर दो भागों में बिल को बांटा गया है। एक तो होता है प्राप्य बिल और दूसरे होते हैं आपके देय बिल। प्राप्य बिल को तो हम BR यानी बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, देय बिल को हम BP यानी बिल्स पेबल बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, संपत्ति या दायित्व के आधार पर बिल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राप्य बिल, दूसरा देय बिल। प्राप्य बिल ऐसे बिल जो लेखक के द्वारा लिखे जाते हैं और उसे एक निश्चित तिथि के बाद में उसको उसकी राशि मिलती है, उसे संपत्ति माने जाते हैं। बिल लेखक के द्वारा संपत्ति माने जाते हैं, यानी फ्यूचर में उसका पेमेंट मिलेगा, तो वो तो होते हैं प्राप्य बिल आपके। दूसरा देय बिल, ऐसे बिल जो एक व्यवसायी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और वो दायित्व बन जाते हैं, जिसको हम बिल्स पेबल या BP बिल बोलते हैं। तो ये विनिमय बिल के प्रकार थे, हमने सारे देख लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं सारे के सारे। तो विनिमय बिल को चार भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पे व्यापारिक और सहायतार्थ बिल। व्यापारिक बिल माल का क्रय विक्रय होता है और व्यापारी द्वारा एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे जाते हैं। और सहायतार्थ बिल जिसमें माल का क्रय विक्रय नहीं होता है, व्यापारी एक दूसरे की केवल हेल्प के लिए लिखते हैं। दूसरा हमारा था समय के आधार पर। समय के आधार पे आपका दर्शनी या मांग बिल, दूसरा मियादी बिल। दर्शनी बिल के अंदर देखते ही पेमेंट करना पड़ता है, मांगते ही भुगतान जिनका करना पड़ता है। मियादी बिल का मतलब एक निश्चित तिथि के बाद में आपको भुगतान करना होगा। क्षेत्र के आधार पे देशी बिल जो एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर लिखे जाते हैं और वहीं पे स्वीकार किए जाते हैं। विदेशी बिल जो एक देश की भौगोलिक सीमा पे तो लिखे जाएंगे और दूसरे देश के अंदर स्वीकार किए जाएंगे। और फिर संपत्ति और दायित्वों के आधार पे प्राप्य बिल और देय बिल, ये विनिमय बिल के प्रकार थे। तो हमने विनिमय बिल का अर्थ और पक्षकार और प्रकार की बात कर लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। विनिमय बिल हमारा क्या होता है, शर्त रहित होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं डाली जा सकती है। ये एक ऑर्डर होता है, आज्ञा होती है, निवेदन नहीं होता है। विनिमय बिल क्या होता है, लिखित होता है एवं स्थानांतरित होता है। लिखित एवं स्थानांतरित, जिसको लिखा जाता है रिटर्न में होना चाहिए, ओरल में नहीं होना चाहिए। स्थानांतरित यानी जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। निश्चित तिथि होती है जिसमें लेखक और स्वीकारकर्ता के दोनों के सिग्नेचर होते हैं। लेखक व स्वीकारकर्ता दोनों के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं।
लेखक और स्वीकारकर्ता दोनों के सिग्नेचर इसके अंदर होते हैं। पक्षकार 3 होते हैं, लेखक, स्वीकारकर्ता और प्राप्तकर्ता, और प्रकार को 4 कैटेगरी में अपन बांटा जाता है, जिसमें व्यापारिक बिल, सहायता बिल स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो ये था विनिमय बिल का अर्थ, पक्षकार और विनिमय बिल के प्रकार। अब हम बात करते हैं विनिमय बिल का फायदा क्या है, विनिमय बिल का क्या बेनिफिट है, विनिमय बिल के लाभ, विनिमय बिल क्यों लिखा जाता है, इसका फायदा क्या है, विनिमय बिल के लाभ। देखो जी, सबसे पहले तो विनिमय बिल का सबसे अच्छा लाभ तो ये है कि इसमें जो हमारा देनदार होता है उसकी ऋणग्रस्तता का पता लग जाता है कि उसे टाइम पर पेमेंट देगा वो नहीं देगा। दूसरा, एक हमारे पास कानूनी प्रलेख हो जाता है, एक हमारे पास प्रूफ हो जाता है। अगर कोई हमारा क्रेता जो देनदार है वो पेमेंट नहीं देता है तो हमारे पास प्रूफ है, बिल है, जिसे हम कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं। बिलों से जो व्यापार का क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, आसानी से व्यापार किया जा सकता है। और इसका बेनिफिट क्या है कि जो मुद्रा की घिसावट है वो भी कम होती है, बार बार मनी का एक्सचेंज अपने को नहीं करना पड़ता है। दूसरा, बहुत अच्छा फायदा, बिल को डिस्काउंट करवाया जा सकता है, बैंक में ले जा करके इससे पैसा लिया जा सकता है बिना उसकी निश्चित तिथि आए। और इसका फायदा कि बिल को बेचान किया जा सकता है, यानी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो व्यक्ति आगे भी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। तो विनिमय बिल के बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें हम बात करें तो इससे व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, व्यापार का क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। दूसरा, इसका फायदा क्या है, ये कानूनी प्रलेख है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका। ये कानूनी हमारे पास एक प्रूफ होता है, उस पे स्टाम्प लगा हुआ होता है, तो हम उसको कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं जब क्रेता भुगतान नहीं करे तो। और इसका फायदा है, इसका बेचान किया जा सकता है, बैंक से डिस्काउंट भी करवाया जा सकता है, बैंक से डिस्काउंट, बैंक से बट्टा भी करवाया जा सकता है, इसको बैंक से बट्टा भी इसको अपन करवा सकते हैं। तो विनिमय बिल के बहुत सारे लाभ होते हैं। तो विनिमय बिल के लाभ बहुत है, इसलिए विनिमय बिल लिखा जाना चाहिए। विनिमय बिल के लाभ के बाद में हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली जो विनिमय बिल में काम आती है, महत्वपूर्ण शब्दावली। विनिमय बिल की जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बिल की परिपक्वता तिथि या देय तिथि। परिपक्वता तिथि, परिपक्वता तिथि, मैच्योरिटी डेट। परिपक्वता तिथि, परिपक्वता तिथि का मतलब ये है कि बिल जब लिखा जाता है तो उसके अंदर कुछ मंथ या डेज लिखे जाते हैं कि इतने दिन या महीनों के बाद में आपको पेमेंट करना है। तो बिल लिखते टाइम जितनी अवधि के बाद में उस बिल की राशि का भुगतान किया जाएगा वह अवधि परिपक्वता तिथि कहलाती है। यानी बिल लिखते समय जो समयावधि लिखी जाती है कि इतनी समयावधि के बाद में आपको पेमेंट करना है वो परिपक्वता तिथि या मैच्योरिटी डेट कहलाती है। ठीक है जी। दूसरा आता है आपका अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस। परिपक्वता तिथि के बाद में अनुग्रह दिवस का मतलब ये होता है कि जब परिपक्वता तिथि आती है तो
क्रेता को 3 दिन का समय दिया जाता है। जो बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति है उसको 3 दिन का समय दिया जाता है कि भाई तुम पैसों की व्यवस्था कर लो, आपको बिल की राशि का पेमेंट करना है। 3 दिन का टाइम दिया जाता है, तो वो अनुग्रह दिवस या डेज ऑफ ग्रेस कहलाता है। ठीक है, वो समयावधि कितने दिन की होती है? 3 दिन की होती है। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली है परिपक्वता तिथि अनुग्रह दिवस, बिल का बैंक से भुनाना। बिल का बैंक से भुनाना, डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल का बैंक से भुनाने का मतलब ये है कि बिल के लेखक को अगर बिल की देय तिथि से पहले रुपए की आवश्यकता है और बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति तो बिल की परिपक्वता तिथि को ही पेमेंट करेगा। अब बिल लिखने वाले की समस्या हो गई, तो बिल लिखने वाला जो व्यक्ति है वो बिल की देय तिथि से पहले बैंक के पास जाकर एक निश्चित राशि का बट्टा कटवा करके बिल की राशि प्राप्त कर सकता है। इसे बिल को बैंक से भुनाना या डिस्काउंट करवाना कहते हैं। बिल के लेखक द्वारा बिल को बैंक में ले जा करके कुछ राशि कटवाकर, जिसे हम बट्टा कहते हैं, कटवा करके बिल की राशि समय से पहले प्राप्त कर लेना बिल को बैंक से भुनाना कहलाता है। क्लियर? नंबर 4 महत्वपूर्ण शब्दावली है हमारा बेचान। बेचान बेचान एंडोर्समेंट। बेचान का मतलब यह है कि बिल का जो लेखक है अपने बिल को किसी तीसरे पक्षकार को, यानी अपने लेनदार को, बिल को ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। इसे एंडोर्समेंट या बेचान करना कहते हैं। बिल के लेखक द्वारा अपने बिल को अपने किसी लेनदार को स्थानांतरित करना बिल का बेचान करना या एंडोर्समेंट कहलाता है। ठीक है जी, ये था हमारा बेचान करना। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी बिल नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज हिंदी और इंग्लिश में एक ही है ये, नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज का मतलब होता है, नोटिंग चार्ज से पहले अपन बात करते हैं बिल का अनादरित होना, फिर नोटिंग चार्ज क्लियर कर पाएंगे। बिल का अनादरित होना 6 नंबर पॉइंट पहले देखिए, उसके बाद में 5 के डिस्कस करेंगे अपन। बिल का अनादरित होना, अनादरित होना, डिसऑनर ऑफ ए बिल, डिसऑनर ऑफ ए बिल। बिल के अनादरित होने का मतलब क्या है? देखो जी, जब बिल के लेखक द्वारा बिल लिखा जाता है तो इस बात की पूर्ण आशा की जाती है कि बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपनी पूर्ण ईमानदारी से बिल की परिपक्वता तिथि पर बिल की राशि का भुगतान कर देगा, ये आशा की जाती है। और लगभग हर बिल के स्वीकारकर्ता द्वारा ऐसा कर भी दिया जाता है। लेकिन कई बार बिल के स्वीकार करने वाले की स्थिति इस तरह से हो जाती है कि वो परिपक्वता तिथि को बिल की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, और जब वो बिल की राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा तो वह बिल अनादरित हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। यानी बिल के स्वीकारकर्ता द्वारा बिल की राशि का देय तिथि पर भुगतान नहीं करना बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ बिल कहलाता है। क्लियर? ये आपका था बिल का अनादरित होना। ठीक है जी, अब अपन बात करते हैं नोटिंग चार्ज की। जब बिल अनादरित हो जाता है, जैसे ही बिल अनादरित हो जाता है तो बिल का जो लेखक है वो बिल को लेकर के जाता है कोर्ट के अंदर।
और कोर्ट में लेकर के जा करके वहाँ पे कोर्ट में अलग अलग जो अपने जो पेशेवर लोग बैठे हैं उसमें होता है एक नोटेरी पब्लिक, और नोटेरी पब्लिक के पास जा करके अपना बिल देता है कि भाई ये फलां व्यक्ति है, इसने मेरे द्वारा लिखी गई बिल की राशि का भुगतान नहीं किया है। तो नोटेरी पब्लिक उस बिल को लेकर के एक बार वापस भेजता है उस क्रेता के पास, यानी जिसने बिल को स्वीकार किया था उसके पास वापस भेजता है, और फिर वो उस पर सिग्नेचर करके देता है कि हाँ सच में मैं बिल की राशि का भुगतान करने में असमर्थ हूँ, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो नोटेरी पब्लिक क्या करता है, उस बिल पर एक अपनी मोहर लगा देता है, स्टाम्प लगा देता है, अपनी मोहर लगा देता है जिसपे नोटेरी पब्लिक का नाम लिखा होता है कि भाई मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, अब इसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो वो नोटेरी पब्लिक ये स्टाम्प लगाने का या इस ऑथोराइज करने का एक चार्ज लेता है, कुछ राशि लेता है, उसको हम नोटिंग चार्ज बोलते हैं। और नोटिंग चार्ज पहले तो लेखक के द्वारा दिया जाता है, लेकिन बाद में इसका पेमेंट स्वीकारकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। तो ये होता है आपका नोटिंग चार्ज। तो लेखांकन की ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो अपने विनिमय बिल की हमारी लेखांकन शब्दावली थी, जो विनिमय बिल का चैप्टर पढ़ते टाइम अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तो विनिमय बिल से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियों की बात करें अपन। विनिमय बिल से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां, विनिमय बिल से संबंधित लेखांकन विनिमय बिल से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां, लेखांकन प्रविष्टियां। लेखांकन प्रविष्टियां ठीक है जी। तो विनिमय बिल के अंदर हमने बात की थी कि 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, स्वीकारकर्ता और प्राप्तकर्ता। तो जो लेखक होता है उसकी हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेखक। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेखक, लेखक की पुस्तकों में, लेखक की पुस्तकों में इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर। और कब, जब सामान्य स्थिति हो। सामान्य स्थिति का मतलब यहाँ पे ये है कि जब जब बिल लिखे और स्वीकार किए जाए, जब बिल लिखे व स्वीकार किए जाए, जब बिल लिखे व स्वीकार किए जाए। ठीक है जी। लेखक की पुस्तकों में, लेखक की पुस्तकों में सबसे पहले लेखक क्या करता है, माल बेचता है। माल बेचने पर, माल बेचने पर, माल बेचने पर लेखक एंट्री करेगा ड्रोवी अकाउंट डेबिट, ड्रोवी यानी स्वीकार करता, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद में लेखक बिल लिखता है। बिल लिखने पर, बिल लिखने पर लेखक जब बिल लिखेगा तो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट यानी BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी अकाउंट, टू ड्रोवी अकाउंट।
और नंबर थर्ड, बिल की राशि परिपक्वता तिथि के बाद जब रिसीव हो जाती है, यानी बिल की राशि प्राप्त होने पर, बिल की राशि प्राप्त होने पर ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये 3 एंट्रियां सामान्य स्थिति में बिल लिखने और स्वीकार करने पर लेखक की पुस्तकों में की जाती है। अब हम बात करते हैं स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। अगर हम स्वीकारकर्ता की बात करें तो उसमें क्या होगा? स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में आ जाते हैं हम। स्वीकारकर्ता यानी क्रेता, स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में स्वीकारकर्ता की पुस्तकों के अंदर पहली एंट्री की जाती है माल क्रय करने पर, माल क्रय करने पर स्वीकारकर्ता एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर अकाउंट, ड्रोवर यानी लेखक, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर अकाउंट। फिर बिल को स्वीकार करेगा स्वीकारकर्ता, तो बिल स्वीकार करने पर बिल जब स्वीकार करेगा तो बिल स्वीकार करने पर एंट्री बनती है ड्रोवर अकाउंट डेबिट, ड्रोवर यानी बिल का लेखक, ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। फिर परिपक्वता तिथि पर जब भुगतान कर देगा तो बिल की राशि का भुगतान करने पर, बिल की राशि का भुगतान करने पर, बिल की राशि का भुगतान करने पर, बिल की राशि का भुगतान करने पर एंट्री करता है स्वीकारकर्ता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्रियां की जाती है बिल जब लिखे और स्वीकार किए जाए तब। लेखक की पुस्तकों में सबसे पहले लेखक माल बेचता है तो एंट्री करता है ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर बिल लिखता है तो एंट्री करता है बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी, बिल लिखने पर। यहाँ बीआर इसलिए क्योंकि बीआर इसके लिए संपत्ति है, असेट्स है लेखक के द्वारा, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। और फिर परिपक्वता तिथि पर जब उसको राशि मिल जाती है तो एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ध्यान रखना है बिल की राशि प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर किया जाएगा, कहीं पर आप स्वीकारकर्ता का नाम मत लिख देना। ये एंट्री बनती है। स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में माल क्रय करने पर एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर अकाउंट। और फिर बिल स्वीकार करने पर एंट्री बनती है ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। और बिल की राशि का भुगतान करने पर एंट्री बनती है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्रियां बनती है आपके बिल जब लिखे और स्वीकार किए जाए तब। ठीक है जी। तो जब सामान्य स्थिति में बिल लिखा जाए और स्वीकार किया जाए तो ये 3 एंट्रियां बनती है लेखक की पुस्तकों में और 3 एंट्रियां बनेगी स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपन ने वही एग्जांपल दिया था, वापस लेते हैं। अली शाह एक विक्रेता है, अली शाह एक विक्रेता है। ठीक है जी। अली शाह ने एक बिल लिखा है, अली शाह ने माल बेचा है किसको? भावना को। अली शाह ने भावना को माल बेचा।
अलीसा तो क्या विक्रेता है, कितने रुपए का माल बेचा है, 10,000 रुपये का अलीसा ने माल बेचा है, भावना को माल बेचा है, ठीक है जी, और 10,000 रुपये का माल बेचा, और इसकी टाइम रखा गया है 2 मंथ का, 2 महीने के बाद में पेमेंट करना है, 2 मंथ का टाइम रखा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ अलीसा, अलीसा की पुस्तकों में, अलीसा की पुस्तकों में कैसे एंट्री करेंगे। अलीसा की बुक में जब करेंगे तो अलीसा ने पहले भावना को माल बेचा, तो एंट्री बनेगी भावना अकाउंट डेबिट, भावना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अलीसा, ये एंट्री बन जाएगी भावना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री कब बनेगी, जब माल बेचेंगे तब। दूसरी जो एंट्री है, अब अलीसा क्या करेगी, बिल लिखेगी, बिल लिखेगी तो बिल लिखने पर एंट्री होती है लेखक की पुस्तकों में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी BR अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी, और ड्रोवी का नाम क्या है, भावना, तो टू भावनाज अकाउंट, एंट्री बन जाएगी। रुपए लिख देंगे 10,000, 10,000, 10,000। यहाँ भी बिल कितने रुपए का लिखा जाएगा, 10,000 रुपये का। उसके बाद में आफ्टर 2 मंथ, यानी 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद में, आफ्टर 2 मंथ पेमेंट मिलेगा किसको, अलीसा को। अलीसा को जब पेमेंट मिलेगा तो अलीसा एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बिल के पैसे कितने, 10,000 रुपये अलीसा को मिल जाएंगे। ये इन द बुक्स ऑफ अलीसा में एंट्रियां बनती है जब बिल लिखे जाए और सामान्य स्थिति में स्वीकार किए जाए। सबसे पहले अलीसा माल बेचेगी, एंट्री बनेगी भावना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भावना कौन है, ड्रोवी है। फिर अलीसा बिल लिखेगी तो एंट्री करेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भावना, और आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद में जब अलीसा को पैसे मिल जाएंगे बिल के, तो एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और 10,000 रुपये तीनों में फीड कर दिए जाएंगे। ये इन द बुक्स ऑफ अलीसा जो ड्रोवर है, अलीसा कौन है, ड्रोवर है, बिल की लेखक है, इसकी बुक में ये एंट्रियां बनती हैं। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ भावना, भावना जो कौन है, ड्रोवी है, भावना है ड्रोवी, ड्रोवी की बुक की हम बात करते हैं। भावना सबसे पहले माल खरीदेगी, तो माल खरीदने पर एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे माल खरीदा है, अलीसा से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अलीसा। कितने रुपए का माल खरीदा भाई भावना ने, 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का लिख देंगे। उसके बाद में अलीसा ने जो बिल लिखा है वो भावना पढ़ेगी ध्यान से उसको, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेगी, देखेगी कि उसमें कितना टाइम लिखा गया है और कितनी राशि लिखी गई है। उसके बाद में बिल को स्वीकार करेगी, और बिल स्वीकार करने पर एंट्री क्या बनेगी, इन द बुक्स ऑफ भावना अलीसा अकाउंट डेबिट, अलीसा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अलीसा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है जी, ये बिल स्वीकार करने पर हो जाएगी। अब अलीसा को पेमेंट करना पड़ेगा भावना को, और भावना जब भुगतान करेगी, पेमेंट करेगी, तो एंट्री क्या करेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी होगी, 10,000, 10,000, 10,000 आपकी अमाउंट होगी। ये भी कब होगी, आफ्टर 2 मंथ एंट्री होगी, लास्ट में आफ्टर 2 मंथ होगी, जो मेच्योरिटी डेट होगी उस टाइम ये एंट्री बनेगी। ये आपकी एंट्रियां बनती है जब सामान्य स्थिति में
एक लेखक द्वारा बिल लिखा जाए और स्वीकारकर्ता द्वारा बिल को स्वीकार किया जाए। ठीक है जी, तो ये एंट्रियाँ बनती हैं। अब बात कर रहा था मैं परिपक्वता तिथि की, मैच्योरिटी डेट की। यहाँ अपन ने लिखे था, अपन ने डेट नहीं ली थी एग्जाम्पल, अपन ने एग्जाम्पल ये दिया था 2 मंथ के बाद में। अब अपन मैच्योरिटी डेट की, परिपक्वता तिथि की थोड़ी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अलीशा ने माल बेचा भावना को, तो भावना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर अलीशा ने बिल लिखा तो BR अकाउंट डेबिट टू भावना। पैसे मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR। भावना ने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अलीशा। बिल स्वीकार किया, अलीशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और पेमेंट किया तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश। हम परिपक्वता तिथि निकालना सीख रहे हैं। परिपक्वता तिथि, मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता तिथि। मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाएगी वो हम बात करें। मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता तिथि का मतलब ये है कि स्वीकारकर्ता द्वारा बिल की राशि जिस दिन भुगतान की जाएगी और 3 दिन उसमें ग्रेस पीरियड जोड़ दिए जाएंगे, वो जो तिथि आती है उसको हम परिपक्वता तिथि कहते हैं। बिल का लेखक बिल लिखता है और जितनी अवधि का बिल लिखा जाता है उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में जो दिन आता है उसको हम मैच्योरिटी डेट या परिपक्वता तिथि बोलते हैं। तो परिपक्वता तिथि कैसे निकाली जाती है, इसमें क्या ध्यान रखना है और किस किस तरह से निकाली जाती है। सबसे पहला इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, अगर परिपक्वता तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश है, आपका कोई पब्लिक हॉलिडे है, परिपक्वता तिथि को सार्वजनिक अवकाश है, अगर सार्वजनिक अगर अवकाश है तो सार्वजनिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश अगर परिपक्वता तिथि को है तो 1 दिन पहले परिपक्वता तिथि मानी जाएगी। सार्वजनिक अवकाश है तो 1 दिन पहले, बिफोर ए 1 डे। दूसरा, अगर कोई कैजुअल अवकाश हो गया, आकस्मिक अवकाश हुआ है, पहले से घोषित नहीं था, कोई कैजुअल हुआ है अवकाश आपका, तो 1 दिन बाद परिपक्वता तिथि मानी जाती है। जब बिल की परिपक्वता तिथि की गणना की जाती है तो बिल लिखने की तिथि को छोड़ दिया जाता है। जब बिल की परिपक्वता तिथि की गणना की जाती है तो जिस दिन बिल लिखा है उस दिन को छोड़ दिया जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात परिपक्वता तिथि के लिए ध्यान रखना है, जब लीप वर्ष होता है हमारा, उस टाइम फरवरी को आपको 29 डेज की इंक्लूड करनी है, गिननी है। ये 4 चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है परिपक्वता तिथि की कैलकुलेशन जब करनी हो तो। नंबर 1, सार्वजनिक जब जनवरी को भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई कैजुअल अवकाश आ जाता है, आपका आकस्मिक छुट्टी आ जाती है, तो उसके 1 दिन बाद में भुगतान किया जाएगा। बिल जब लिखते हैं तो बिल लिखने की जो दिन है उसको छोड़ दिया जाता है, और जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की इंक्लूड होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के परिपक्वता तिथि को निकालना सीख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इस तरह से कि एक बिल है जिसको लिखा गया, उसकी डेट है, अपन उसकी डेट मान लेते हैं, एक बिल की डेट मान लेते हैं 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 एक बिल लिखा गया, कब है? 1 जनवरी 2017 को। ठीक है जी। और इधर ले रहे हैं अपन उसकी परिपक्वता तिथि, उसकी परिपक्वता तिथि ले रहे हैं अपन 2 मंथ। 1 जनवरी 2017 वाले बिल की परिपक्वता तिथि कितनी है? 2 मंथ है, 2 महीने की है। अपने को इसको मैच्योरिटी डेट निकालनी होगी। तो किस तरह से निकालेंगे देखना ध्यान से। 1 जनवरी 2017 को 2 महीने का जब बिल लिखा गया है तो अपने को डेज की कैलकुलेशन इस तरह से करनी है, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च,
यानी 1 मार्च को आपके 2 महीने पूरे कंप्लीट होते हैं। लेकिन 1 मार्च में साथ में अपने को 3 दिन जो ग्रेस पीरियड के होते हैं 3 डेज, उनको भी क्या करना है, प्लस करना है। और उसके बाद में जो डेट आएगी उसको हम परिपक्वता तिथि या मैच्योरिटी डेट बोलेंगे। तो 1 मार्च और 3 दिन जोड़ देंगे तो कितनी मार्च हो जाएगी, 4 मार्च 2017। तो इस बिल की देय तिथि या परिपक्वता तिथि आएगी 4 मार्च 2017। 1 जनवरी 2017 को बिल लिखा गया था। बिल का जो टाइम था वो कितने महीने का था, 2 महीने का था। और इस बिल में 2 महीने 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 मार्च में 3 दिन अनुग्रह डेज ऑफ ग्रेस जोड़ देते हैं तो बिल की ड्यू डेट कितनी आएगी, 4 मार्च 2017 आ जाएगी। एक अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 30 जनवरी 2017 को बिल लिखा गया है, कब लिखा गया है, 30 जनवरी 2017 को, और बिल का टाइम है 1 मंथ। बिल का टाइम, परिपक्वता तिथि कितनी है, 1 मंथ। अब देखो 30 जनवरी को जब बिल लिखा गया है तो अपने को यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई फरवरी तो 28 की होती है, आप 30 दो दिन मार्च के ले लेते हैं, नहीं। अगर फरवरी मार्च चाहे कोई भी महीना आपका 28 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 31 का हो, उसको 1 मंथ ही माना जाएगा। ठीक है, उसको 1 मंथ ही माना जाएगा। तो यानी 30 जनवरी से अपन बात करें तो आप 30 फरवरी तो नहीं बोल सकता क्योंकि फरवरी तो 28 की होती है, लेकिन एक महीना 28 फरवरी का ही आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो 30 जनवरी से एक महीना हो गया 28 फरवरी को। अब आपको डेज गिनने, यानी 28 फरवरी 1 मंथ हो गया आपका, 28 फरवरी 1 मंथ हो गया। अब कितने दिन इसमें जोड़ने हैं, 3 दिन इसके अंदर आपको जोड़ने हैं। 3 दिन इसके अंदर आप जोड़ेंगे, 3 डेज इसके अंदर जोड़ेंगे तो 28 फरवरी के बाद में 1, 2, 3 मार्च, तो इसकी ड्यू डेट आ जाएगी 3 मार्च 2017। ठीक है जी, ये ड्यू डेट इसकी आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, अगर आपको फरवरी आ रहा है और फरवरी में 28 दिन होते हैं तो महीना 28 का मान लेना है उसको आपको, है ना, 30 तक जाने की जरूरत नहीं है। और 3 मार्च के दिन ग्रेस पीरियड जोड़ देंगे तो 3 मार्च इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। नेक्स्ट अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, 28 जनवरी 2017। एक बिल लिखा गया है 28 जनवरी 2017 को और उसकी ड्यू डेट मान लेते हैं 28 जनवरी 2017 को ड्यू डेट मान लेते हैं 1 महीने की। तो 28 जनवरी से 28 फरवरी, 28 जनवरी से 28 फरवरी कितना हो जाएगा, 28 फरवरी 1 महीना हो जाएगा। अब प्लस क्या करना है इसके अंदर अपने को, फिर 3 डेज करने, वापस 3 डेज करने हैं तो इसकी भी ड्यू डेट कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी ड्यू डेट भी वापस वही की वही आ जाएगी, 3 मार्च 2017 ड्यू डेट इसकी आ जाएगी। ठीक है जी, अगर ये एग्जाम्पल इस तरह से होता, 28 जनवरी 2015, 28 जनवरी 2015 अगर अपन एग्जाम्पल लें, 28 जनवरी 2015 और 1 महीने का बिल की ड्यू डेट रखे अपन, तो 28 जनवरी और 2015 नहीं 2016 लेते हैं अपन, 2016 1 महीने का ले रहे तो 2016 लेते हैं। अब अपने को पता है कि 2016 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। 2016 लीप वर्ष है यानी फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। तो 28 जनवरी से 1 महीने का 28 फरवरी, लेकिन एक दिन अभी इसमें बाकी है। 28 फरवरी को हमारा एक महीना तो पूरा हो जाता है 28 फरवरी को, लेकिन 29 फरवरी 29 की होती है 2016 के अंदर, तो एक दिन हमारा बाकी है। तो 29 फरवरी फिर 1 और 2 मार्च, यानी 3 दिन जब इसमें जोड़ते हैं, ग्रेस पीरियड के 3 दिन जब इसमें जोड़ेंगे तो 29 और 1 और 2 आपकी ड्यू डेट कब आ जाएगी, 2 मार्च 2017 को इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हम परिपक्वता तिथि की गणना कर सकते हैं बड़े आराम। हमें कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो सार्वजनिक अवकाश है तो उसका ध्यान रखना है, कैजुअल है तो उसका ध्यान रखना है, और लिखते हैं उस दिन को छोड़ देना है। और फरवरी अगर लीप वर्ष है तो कितने की माननी है, 29 की माननी है। ये परिपक्वता तिथि थी आपकी। ठीक है, इस तरह से परिपक्वता तिथि की गणना करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।